Hello everyone, this is Roli Pandey. We have completed 3 PYQs of English Pedagogy for CTET Paper 2. याद रखिएगा इसमें जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो मतलब जो पेपर 1 और पेपर 2 है इन दोनों में कुछ क्वेश्चंस ऐसे ही हैं जिनमें डिफरेंस होता है, बाकी ऑलमोस्ट आपका पेपर 1 और पेपर 2 सेम ही होता है। लेकिन आपका जो ये PYQ है वो स्पेशली किसको डेडिकेटेड है? पेपर 2 को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, अकॉर्डिंग टू NCF 2002 है हमारा, क्राइटेरिया ऑफ असेसमेंट इज अ या एन। मतलब असेसमेंट का जो क्राइटेरिया है वो कैसा होना चाहिए, किस चीज के लिए होता है? जनरल इंप्रेशंस ऑफ अ स्टूडेंट एबिलिटी, या फिर असेसमेंट गाइडलाइन, या फिर स्कोरिंग की, या फिर क्वेश्चन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स। असेसमेंट का क्राइटेरिया जो है वो किस चीज के बेसिस पे करना चाहिए? तो किस चीज के बेसिस पे करना चाहिए? ऐसा असेसमेंट होना चाहिए जो बच्चों की एबिलिटी का जनरल इंप्रेशन उनको दे। मतलब कि बच्चों में जो योग्यता है उसको बस कुल जनरली पता किया जा सके कि उतनी लैंग्वेज या फिर उतनी भाषा बच्चों को आती है कि नहीं। तो बस इस चीज का एक जनरल इंप्रेशन चाहिए होता है बच्चों की एबिलिटीज का। इसी के आधार पर जो असेसमेंट का क्राइटेरिया है वो बनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, चूज द अप्रोप्रिएट इंटोनेशन। इंटोनेशन मतलब क्या होता है? बोलते टाइम जो आवाज है हमारी उसका राइज होना या फॉल होना। स्पीकिंग के टाइम साउंड का राइज या फॉल होना, इसी को इंटोनेशन कहा जाता है। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? लय बोलते हैं। तो कहा गया है एप्रोप्रिएट इंटोनेशन को चूज करना है। ही हैज पास्ड विद डिस्टिंक्शन इन इंग्लिश हाउएवर। तो ये कैसा हुआ? पहले फॉल हुई, पहले आवाज नीचे गई, उसके बाद साउंड क्या है? ऊपर गया। तो कैसा हो गया? फॉलिंग और राइजिंग। इस तरीके का इंटोनेशन इस सेंटेंस में यूज हुआ है। फोर्थ का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, while reading for comprehension we understand that the following pairs are examples of homographs। मेल मेल मतलब मेल पोस्ट वाला, मेल जेंडर वाला। वार्म और टेपिड, ना ही बहुत ज्यादा गर्मी ना ही बहुत ज्यादा ठंडी। लेड वैसे मेटल, लीड डायरेक्शन देना। लेड गेव डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन दिया, और लेड मतलब मेटल। तो ऐसे समझ लीजिए होमोग्राफ क्या होते हैं? होमोग्राफ ऐसे वर्ड्स को बोलते हैं जो कि स्पेलिंग में भी सेम हो लेकिन उनकी मीनिंग्स जो है वो अलग अलग हो। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। मतलब ये हमारा जो इसकी मीनिंग है वो हम कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग निकालेंगे। अगर किसी मेटल से रिलेटेड बात कर रहा है तो वो लेड हो जाएगा। अगर वो ऐसी कोई बात हो रही है कि किसी को दिशा दी गई, डायरेक्शन दिया गया, लीड किया गया, तो वो लीड पढ़ेंगे। तो होमोग्राफ मतलब ऐसे वर्ड्स को कहा जाता है जो जिनकी स्पेलिंग तो सेम हो लेकिन मीनिंग डिफरेंट हो। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, while राइटिंग अ टेलीग्राम अननेसेसरी फीचर टू बी अप्लाइड इज ब्रेविटी, या फिर नीटनेस, या फिर पर्सनल टच, या फिर पर्सनल एब्रिविएशन। तो राइट टेलीग्राम लिखते टाइम सबसे ज्यादा नेसेसरी फीचर क्या होता है? सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या होती है जो अप्लाई करना चाहिए? वो होती है ब्रेविटी। ब्रेविटी का मतलब क्या होता है? कंसाइजनेस और शॉर्टनेस। किस चीज की? जिस चीज के लिए भी हम लोग टेलीग्राम लिख रहे हैं उसको जितना ज्यादा संक्षिप्त करके लिखा जाएगा उतना ही वो परफेक्ट टेलीग्राम माना जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज टॉट इज नॉट व्हाट इज लर्नड। बिकॉज जो कुछ भी पढ़ाया गया वो जरूरी नहीं है कि उतना ही सीखा गया हो। क्यों? अ टीचर्स सोशियो इकोनॉमिक लेवल में डिफर वाइडली फ्रॉम द स्टूडेंट्स। क्योंकि टीचर का जो सोशियो इकोनॉमिक लेवल है वो बच्चों से अलग है। इसका कोई मतलब बच्चों का टीचर का सोशियो इकोनॉमिक लेवल क्या कुछ भी हो, इससे स्टूडेंट्स का कोई रिलेशन ही नहीं है। अ टीचर और लर्नर कैन नेवर फुली मास्टर एनी डिसिप्लिन। टीचर हो चाहे लर्नर हो, वो किसी भी डिसिप्लिन में पूरी तरीके से योग्यता नहीं हासिल कर सकता है। ये भी गलत है। स्टूडेंट्स possess different abilities, personalities and come from a variety of backgrounds। यही राइट ऑप्शन हो जाएगा। जो भी पढ़ाया जाता है
उतना ही सीखा क्यों नहीं जाता है? क्योंकि हर एक बच्चा अलग अलग एबिलिटी के साथ आता है, अलग अलग हर बच्चे की पर्सनैलिटी होती है, अलग अलग बैकग्राउंड्स के होते हैं। तो अपने कल्चर, अपनी सोसाइटी, अपनी एबिलिटी, अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से बच्चे सीखते हैं, उनको चाहे जो कुछ भी पढ़ाया जाए। ठीक है, वो अपनी प्रीवियस एक्सपीरियंसेस हैं, एबिलिटीज, पर्सनैलिटीज, इन सारी चीजों से रिलेट करके तब बच्चे सीखते हैं। इस वजह से जरूरी नहीं है कि जो जितना पढ़ाया जाए बच्चे ने उतना ही सीखा हो। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। है हमारा, कंस्ट्रक्टिविज्म इज अ थ्योरी वेयर स्टूडेंट्स form their own understanding and knowledge of the world through experiencing things and reflecting on those experiences। बच्चे क्या करते हैं, दुनिया के बारे में अपनी अंडरस्टैंडिंग और अपनी नॉलेज के आधार पर वर्ल्ड की जो अपनी क्राइटेरिया है वो अपने दिमाग में बनाते हैं। किसके द्वारा? जो भी चीजें उनको एक्सपीरियंस होती हैं उनके द्वारा, और बाकी जो भी उनके एक्सपीरियंसेस होते हैं उनको रिफ्लेक्ट करके। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 ही इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, आइकॉनिक मॉडल ऑफ लर्निंग इज बेस्ड ऑन अ सिस्टम ऑफ यूजिंग। ये किसने दिया था? ये ब्रूनर की थ्योरी में आता है। ब्रूनर की थ्योरी में आता है जिसमें 3 स्टेजेस होती हैं। कौन कौन सी? पहली होती है इनएक्टिव स्टेज, दूसरी होती है आइकॉनिक स्टेज, और तीसरा होता है सिंबॉलिक स्टेज। सिंबॉलिक, इनएक्टिव में बच्चे सेंसेस के थ्रू काम करते हैं या सेंसेस के थ्रू सीखते हैं। आइकॉनिक स्टेज में बच्चे इमेजेस या फिर डायग्राम्स को देख करके सीखते हैं। सिंबॉलिक स्टेज में बच्चे सिंबल्स के थ्रू सीखते हैं, या फिर बच्चों में अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है, अपने आप ही चीजों को अपने माइंड में ही अब्स्ट्रैक्टली उसको सोच करके और उसके बारे में सीख लेते हैं। तो पूछा गया है कि जो आइकॉनिक मोड है लर्निंग का वो कौन से सिस्टम पर आधारित है? तो वो किस पे आधारित होगा? इमेजेस और डायग्राम्स पे। तो 12th का राइट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, लैंग्वेज एक्विजिशन refers to the process of learning a native or second language because of the Indian capacity of the, Indian नहीं होगा यहाँ पे, innate होगा, innate capacity of the human brain। तो यही राइट ऑप्शन हो जाएगा। लैंग्वेज एक्विजिशन का मतलब क्या होता है कि प्रोसेस ऑफ लर्निंग, मतलब सेकेंड लैंग्वेज या फिर नेटिव लैंग्वेज को सीखने का जो प्रोसेस होता है उसी को लैंग्वेज एक्विजिशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये ह्यूमन ब्रेन की इननेट कैपेसिटी होती है। 13 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 है, अ टीचर आस्क हर लर्नर्स ऑफ क्लास 8th टू रेफर टू द टेक्स्ट बुक ऑफ हिस्ट्री एंड फाइंड थीम विच कैन बी कनेक्टेड विद इंग्लिश लैंग्वेज टेक्स्ट फॉर राइटिंग एन एसे। तो व्हाट इज द प्रैक्टिस नोन एज? एक टीचर ने क्या किया, 8th क्लास के बच्चे से अपने कहा कि हिस्ट्री की जो टेक्स्ट बुक है, फाइंड थीम विच कैन बी कनेक्टेड, जो हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक है उसमें से पता करो, ढूंढो इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड कौन सी चीज इसमें थीम दी हुई है। तो ये जो प्रैक्टिस है उसको क्या कहा जाएगा? लैंग्वेज एंड हिस्ट्री इंटीग्रेटेड लर्निंग, या फिर लैंग्वेज एंड सोशल साइंस लर्निंग, या फिर लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, या फिर लैंग्वेज इन लर्निंग। ये क्या हो जाएगा? लैंग्वेज इन अक्रॉस द करिकुलम। करिकुलम में कोई भी सब्जेक्ट आता है, हर एक सब्जेक्ट तो लैंग्वेज से ही रिलेटेड होता है, तो लैंग्वेज करिकुलम से हो करके लैंग्वेज को सीखना, तो ये उस तरीके की प्रैक्टिस में आएगा। तो 14 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 15 है, बॉटम अप प्रोसेसिंग इन लिसनिंग इज टू। बॉटम अप का मतलब क्या होता है? लो से होकर के हाई पे जाना, मतलब कि बेसिक से सीखते हुए एडवांस्ड लेवल पे सीखना, इसी को कहते हैं बॉटम अप प्रोसेसिंग। तो लैंग्वेज में इसका यूज कैसे होता है? बच्चे सबसे पहले साउंड से सीखते हैं, ABCDEFG, फिर वर्ड्स बनाना सीखते हैं, वर्ड्स के बाद फ्रेजेस और क्लॉजेस बनाना सीखते हैं, फ्रेजेस क्लॉजेस बनाना सीखते हैं, और उसके बाद सेंटेंसेस बनाना सीखते हैं। तो बच्चे कैसे सीख रहे हैं? सबसे पहले बेसिक सीखा, साउंड, साउंड से वर्ड बनाना, वर्ड से फ्रेजेस बनाना, फ्रेजेस से क्लॉजेस, क्लॉजेस से सेंटेंसेस बनाना। तो इसी प्रोसेस को बॉटम अप प्रोसेसिंग इन लिसनिंग कहते हैं। सुन करके, सुनते साउंड्स को सुनते सुनते वर्ड्स सीखा, वर्ड्स को सुनते सुनते फ्रेजेस सीखे, फ्रेजेस को सुनते सुनते सेंटेंसेस सीख लिया सुन करके। तो ये क्या हो गया? बॉटम अप प्रोसेसिंग हो गई। ये रिपीटेड क्वेश्चन है।
तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यूज मल्टीपल वेज टू डिकोड द मैसेजेस, या फिर डिकोड मैसेजेस मूविंग फ्रॉम साउंड्स टूवर्ड्स फ्रेजेस, क्लॉजेस एंड ग्रामेटिकल एलिमेंट्स टू सेंटेंसेस। यही राइट ऑप्शन हो जाएगा। कोई कुछ बोल रहा है तो सुन सुन करके उसकी बात को, मैसेज को डिकोड करना। कैसे? शुरुआत किया साउंड से, पहले साउंड को डिकोड किया, फिर फ्रेज को डिकोड किया, फिर बाकी के जो ग्रामेटिकल एलिमेंट्स थे उनको डिकोड किया, फिर सेंटेंस पूरा हमारे समझ में आ गया। इसी को बॉटम अप प्रोसेसिंग कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2। ये था हमारा थर्ड है, थर्ड ईयर पीवाईक्यू, आई थिंक थर्ड ईयर पीवाईक्यू, यस थर्ड ईयर। ये हमारा थर्ड ईयर पीवाईक्यू है इंग्लिश पेडागोजी का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।